हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राजसमंद में और हम लोग जा रहे हैं हल्दी घाटी। राजसमंद में मेरा इन लॉज है, तो यहाँ से हमने प्रोग्राम बनाया हल्दी घाटी जाने के लिए। और हमारे साथ कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। गाइस हेलो बोलो सब। तो यहाँ से हल्दी घाटी तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पहुँचने के बाद आपको बताऊंगा कि अगर आप हल्दी घाटी आना चाहते हैं दिल्ली गुड़गांव से तो आप कैसे आएंगे, क्या रूट पड़ेगा आपका। और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या खास है जो मतलब हम प्लान बनाए हल्दी घाटी जाने का तो वहाँ जा सकें। और जो बेसिकली हल्दी घाटी फेमस है वो एक्चुअली पहले क्या था कि जो आपने सुना होगा महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था। और उसमें जिस घाटी में ये युद्ध हुआ था वहाँ की जो मिट्टी है वो आपको लगेगी जैसे हल्दी है। अगर आप हल्दी को और मिट्टी को साथ में रखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी मिट्टी है और कौन सी हल्दी है, क्योंकि वो हल्दी की तरह ही लगती है, इसलिए उसे हल्दी घाटी बोला जाता है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। तो अब मैं सीधे मिलता हूँ आपको वहीं पे। तो गैस हल्दी घाटी जाने के लिए मतलब आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और प्लेन से भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से जाने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा उदयपुर सिटी में, और वहाँ से फिर आपको वापस आना पड़ेगा नाथद्वारा। और नाथद्वारा से फिर आप ऑटो भी ले सकते हैं और अपना खुद का कैब भी बुक करके हल्दी घाटी के लिए जा सकते हैं। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस से आप डायरेक्ट नाथद्वारा उतरिए, उदयपुर जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप नाथद्वारा उतरिए और नाथद्वारा से फिर आप ऑटो करके या टैक्सी करके आप अपना हल्दी घाटी जा सकते हैं। और अगर आप प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन से भी आपको वही उदयपुर जाना पड़ेगा, और उदयपुर से फिर आपको बस लेकर या टैक्सी लेकर आपको वापस आना पड़ेगा नाथद्वारा, और नाथद्वारा से फिर हल्दी घाटी के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तो खुद की गाड़ी से जाने के लिए आप नाथद्वारा के बाद लेफ़्ट टर्न होता है, उपली ओडन करके एक गांव है, वहाँ से रास्ता निकलता है। आपको बोर्ड वहाँ पे दिखाई दे जाएगा हल्दी घाटी के लिए टर्न के लिए, तो आप अपनी गाड़ी से इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। गाइस हम लोग अभी हल्दी घाटी में पहुँच चुके हैं। ये वही घाटी है जिसके नाम से इसका हल्दी घाटी नाम पड़ा है। अगर आप आसपास के पहाड़ देखेंगे तो ये पीले रंग की इसकी मिट्टी है जो बिल्कुल हल्दी की तरह दिखाई देती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके। तो गाइस ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस मिट्टी का कलर बिल्कुल हूबहू हल्दी जैसा है। ये देखिए, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कैमरे में कि नहीं, लेकिन यही एरिया है जहाँ पे इस तरीके की मिट्टी मिलती है, और पूरे राजस्थान में और कहीं पे भी ऐसी मिट्टी नहीं मिलती है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी रखा गया। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम में। हल्दी घाटी में म्यूज़ियम बनाया हुआ है, यही है कि देखने का है यहाँ पे, बाकी तो घाटी है पूरी। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। ये म्यूज़ियम है पूरा, ये पार्किंग है यहाँ पे। Staying at home, turn off the phone, I will listen to you. You lay in the sheets, you hold on to me like I'm already gone, and whisper your words like secrets इधर से एंट्री है और यहाँ पे टिकट लगती है।
टिकट प्राइस देखते हैं यहाँ पे कितना है। गाइस यहाँ पे अडल्ट की टिकट 120 रुपये की है, 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए 60 रुपये की है और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये की है। और यहाँ पे फॉरनर्स के लिए इंग्लिश ऑडियो की भी फैसिलिटी है जो कि जिसका प्राइस 200 रुपये है। गाइस एंट्री में इन्होंने महाराणा प्रताप जी का एक बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है और साथ में ही एक मंदिर भी बनाया हुआ है कि बड़ा सा एंट्री गेट बनाया हुआ है इन्होंने, जैसे जैसे पुराने किले में बनाए जाते थे वही लुक देने की इसमें कोशिश की गई है। और ये जो सामने आप स्टैचूज देख रहे हैं ये सब तांबे के इन्होंने बनाए हुए हैं, महाराणा प्रताप जी के स्टैचूज हैं। यहाँ पे चेतक जो है राजा अकबर के हाथी के ऊपर पड़ने की कोशिश कर रहा है और भी दूसरे स्टैचूज यहाँ पे बनाए हैं। सामने ही इन्होंने चेतक का एक बड़ा स्टैचू बनाया हुआ है और साथ में कैरम भी रखी हुई है। कहीं यहाँ पर शो दिखाया जाता है महाराणा प्रताप जी कैसे हल्दीघाटी में रहे, कैसे क्या क्या उन्होंने किया है, पूरी एक मूवी दिखाई जाती है यहाँ पे, तो वही देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी। कहीं यहाँ पे पूरा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। ये देखिएगा जब महाराणा प्रताप जी युद्ध में लड़ रहे थे उसका बनाया हुआ है ये पूरा। यहाँ पे इन्होंने पूरा फोटो के जरिए बताया हुआ है कि महाराणा प्रताप की जर्नी कैसी रही है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी अपने बहन भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, एजुकेशन ले रहे हैं इधर। ये तलवारें और ढाल है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी शस्त्र विद्या सीख रहे हैं अपनी बचपन की। यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं जो कि उनके ऊपर लिखी हुई हैं। और कुछ पुराने टाइम के यहाँ पे कॉइन्स रखे हुए हैं। हल्दीघाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के कुंवर मानसिंह जी को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दीघाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहाँ पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दीघाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाहीबाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। यही पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी।
तो एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी छोटी सी बताने के लिए। अब अंदर जा रहे हैं, जो कि इन्होंने पूरा पिक्चराइजेशन किया हुआ है महाराणा प्रताप जी की जर्नी का। महाराणा प्रताप का जन्म पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को धर्मगढ़ में हुआ। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अपील का स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया।
कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम हासूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा। तो इस मूवी के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे पूरा सेटअप इन्होंने किया हुआ है महाराणा प्रताप जी के लिए। ये तब का जब महाराणा प्रताप जी जंगल में रहे थे। ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण कर्मवती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में हुआ, जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर मौत के घाट उतारा गया। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा, तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे।
अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। आप लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं कर देता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। यहाँ पे महाराणा प्रताप जी गुफा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं अपने साथियों के साथ। ये गुफा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है।
ये सब बोनी की यहाँ पे स्टैचू बनाए हुए हैं जो कि महाराणा प्रताप जी के साथ थे युद्ध के अंदर। आप जिन योद्धाओं को देख रहे हैं, ये सब वे वीर योद्धा है जिन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में तन से महाराणा प्रताप का सहयोग किया और उनके पक्ष में युद्ध लड़ा। ये सभी वीर योद्धा हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी सेनापति रहे। युद्ध में सहयोगी वीर योद्धाओं को देखने के बाद आगे देखेंगे विलेज कल्चर के बारे में, यहाँ की ग्रामीण संस्कृति के बारे में। और जब इसमें स्टीम बनता है तो उसको बांस की नली की सहायता से दूसरी तरफ गोबर के पात्र में इकट्ठा करके ठंडा करते हैं, जो गुलाब जल होता है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन के अंदर आंखों में, मेकअप, मिठाई और पूजा के अंदर करते हैं। इसी प्रकार खड़ी मिश्री के अंदर फूलों की पत्तियां कूटकर गुलकंद तैयार करते हैं, जिसे 1 माह तक सनलाइट में पकाते हैं, जो पाइल्स वालों के लिए, मुंह में छाले, पेट में एसिडिटी, गैस, कब्ज होने पर राहत देता है। कई जिन्होंने यहाँ पे कुछ ग्रामीण का बनाया हुआ है, स्टैचूज बनाए हुए हैं। ये गडरिया लोहार का स्टैचू है। ये रेहट है जो कि आप दिख रहा होगा, सामने लिखा हुआ है कि ज़मीन से 50 फीट की गहराई से नीचे से पानी निकालने के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप अपना राजस्थानी ड्रेस के अंदर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे बोटिंग भी करवाई जाती है। भाई क्या प्राइस है यहाँ पे? वो लग रहा छोटा 140 है, बड़ा 150 है। ये प्राइस रेट है यहाँ पर। ये लेडीज़ के लिए पूरे यहाँ पे गारमेंट्स रखे हैं पुराने टाइम के, चूड़े वगैरह, और ये पूरी ड्रेस है। जो मर्जी आप ड्रेस चूज करके आप फोटो खिंचवा सकते हैं। ये पावटी है, ज़मीन से 10 फुट की गहराई से पानी निकालने के लिए बैलों का यूज़ किया जाता था। इसे कोहलू भी बोला जाता है। यहाँ पे इन्होंने बैलगाड़ी बनाई हुई है। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अगर आपको कुछ खाना है तो यहाँ पे फैसिलिटी है। यहाँ पे इन्होंने रियल मशीन लगाई हुई गन्ने का जूस निकालने की, जो कि बैल चलाता है। फिर यहाँ से आप गुलाब जल ले सकते हैं, प्योर गुलाब जल। गुलाब जल भी है, ओरिजिनल बनता है, एक ही क्वालिटी बनती है। क्या प्राइस है इस बोतल का? 280 का आएगा, हाफ लीटर 200 ml आएगा 120। हल्दीघाटी का जो 5 किलोमीटर का बैटल क्षेत्र है, इसमें देसी गुलाब होता है। उन्हीं गुलाब से हम यहाँ पर शरबत, गुलाब जल, गुलकंद बनाते हैं, जो यहाँ का फेमस है। गुलाब जल है जो आँखों के लिए बनता है। आँखें लाल रहती हो तो आँखों में लगा मिठाई, मेकअप, पूजा, आइसक्रीम में काम आते हैं।
शरबत पीने के लिए जो गुलाब की पत्तियों से बनता है, फ्रेश पत्तियों से गुलाब का शरबत बनाते हैं। इसी प्रकार गुलकंद भी बनाते हैं, जो खड़ी शक्कर और गुलाब के फूल दोनों का मिश्रण करके उसको कूट के धूप में सुखाते हैं, फिर वो तैयार होता है। 6 महीने पकता है, इसका प्रोसेस है 6 महीने तो ये पकता है, उसके बाद ये तैयार होता है। इसी प्रकार हम पान शरबत बनाते हैं, यहाँ से पान के पत्तों से बनाते हैं, खस का बनता है, सौंफ का बनता है, चंदन का शरबत बनता है, 5-6 तरह के शरबत बनता है। वो यहाँ पर आंवले की भी है, आंवले के 400 झाड़ का आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, यही का बनाया है, सब नेचुरल। इत्र है, गुलाब का इत्र है, रात रानी केसर मोगरा, सब प्रकार के इत्र बनाते हैं, सब म्यूजियम का पूरे म्यूजियम में शॉप है, अच्छा है, यही बनाते हैं। हाँ सर, गुलाब का ये फेस पैक वगैरह भी है सब आपके पास? सब जी हाँ हाँ सर, मुझे कर दूँगा सर। दुकान तो है ना बाबूला जी, दोस्तों आपने देखा म्यूज़ियम कैसा बना हुआ था, अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको हल्दीघाटी का ये म्यूज़ियम कैसा लगा है। अभी आगे भी जाएंगे, वहाँ पे चेतक की समाधि बनी हुई है, वो भी देखेंगे। और अभी तक जो इन्होंने बनाया हुआ था पूरा महाराणा प्रताप जी की जर्नी के ऊपर बनाया हुआ था कि वो बचपन में मतलब कैसे उन्होंने किया है, और मेनली जो बनाया हुआ था वो उनके युद्ध के ऊपर बनाया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है म्यूज़ियम उन्होंने। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अब चेतक की समाधि के पास। अभी अंदर जा रहे हैं जहाँ पे चेतक की समाधि है, और वहाँ पे उन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। ये एंट्री गेट है। यहाँ पे ये गार्डन बना दिया है, इधर चेतक की समाधि बनाई हुई है। ये जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, इसके नीचे ही चेतक की समाधि है। यहाँ पे चेतक का स्टैचू है, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको, जिसमें महाराणा प्रताप जी बैठे हुए हैं। इधर एक छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है। यहाँ पर एक कुआं भी है, इसे अभी जाल से ढक दिया है फॉर सेफ्टी पर्पस। ये मंदिर बनाया हुआ है, भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है ये। तो गाइस यहाँ पे चेतक की समाधि आपने देखी है, और म्यूज़ियम कैसा लगा आपको मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप, और इस वीडियो का लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और देखते रहिए केबीस मोमेंट्स। बाय बाय।